दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वैसे तो मैं कुछ हूँ नहीं, तो अपने आप को आर्टिस्ट ही कह लेता हूँ। और ऐसा करने पर एक अजीब सी कल्पनाओं में खुद को मैं पाता हूँ। कभी ना लौटने वाली हमारी महान सर्वशक्तिमान ऐतिहासिक संविधान सभा को याद करता हूँ। सोचता हूँ अगर आज के संदर्भ में वो सभा मान लीजिए होती तो क्या सोचती। अरे कुछ मीठा सोचती, कुछ खट्टा सोचती। हमारे संविधान के तहत आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमारा देश समाज चल रहा है, तो वो निसंदेह खुश होती। तो वहीं आज जब वो टसल देखती है कि चुनी हुई सरकार और माननीय महामहिम गवर्नर साहब के मध्य, तो दुख होता कुछ उसको। आज का जो सिस्टम देखती, आया राम और गया राम, शेड्यूल 10 वाला, जो पता लगा कि उनके समय में तो शेड्यूल 10 था ही नहीं, वो तो बाद में आया। लेकिन शेड्यूल 10 आने के बावजूद भी, शेड्यूल 10 में जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बावजूद भी कोई डिसीजन ना हो पाना, जनता के प्रति जवाबदेही स्वयं लेजिस्लेचर्स या उनकी सर्वोच्च अथॉरिटी माननीय स्पीकर साहब द्वारा वक्त रहते न दे पाना, क्या दुख ना होता उनको? होता। बिल रख लिए जा रहे हैं भारी संख्या में, रिजर्व, निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं, नो एक्शन भी एक एक्शन, हर जगह नहीं अप्लाई होता। कुछ जरूरी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंटशिप का भी काम होता है और वो होता है, नो एक्शन भी एक एक्शन है। जैसा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साहब, जी हाँ, बरखा दत्त जी के साथ दिए गए एक इंटरव्यू में 370 में आर्टिकल 3 से रिलेटेड जो डिसीजन था कि मोर एप्रोप्रिएट केस में देखेंगे। लेकिन ये डॉक्ट्रिन हर जगह नहीं अप्लाई की जा सकती। तो वहीं बहुत चीज वो अलिखित संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ गए थे, बदलते देश समाज सर्कमस्टेंसेस के लिए शायद, कि लेजिस्लेचर्स जो हैं अपने विवेक से निर्णय लेंगे। उन्हें विश्वास था कि लेजिस्लेचर्स कभी भी, चुने हुए लेजिस्लेचर जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता के विरुद्ध नहीं जाएंगे। पर इसी के साथ साथ उनकी विजन देखिए, उनका शक भी कह सकते हैं आप, और दूरदर्शिता भी देखिए। और स्वयं ब्रिटिश सिस्टम में जब अलग अलग तरीके के लाज बना दिए जाते थे, गैग एक्ट इत्यादि की तरह, अलग अलग तरह के कमीशन इत्यादि, प्योरली वाइट कमीशन याद होगा आपको ना। तो उन्हें यह भी अनुभव था कि सत्ता जो है वो बड़े बड़े को करप्ट कर देती है। शायद इसीलिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने वो शक्तियाँ, वो विजडम सौंप गए जो शायद ही विश्व में कहीं अवेलेबल है। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शक्ति, लॉ में जहाँ भी कमी है, लॉ की परिधि सीमित हो रहेगी, हमेशा रहेगी, कितने भी लॉ बना लीजिए, लेकिन जस्टिस की परिधि इनफाइनाइट होती है। आर्टिकल 142 के तहत वो असीमित असाधारण शक्तियाँ, और यही नहीं, अपने निर्णय को राज्य की अथॉरिटीज द्वारा सभी पे बाइंड कराने की क्षमता, बाइंडिंग नेचर। जितनी भी अथॉरिटीज हैं उसके निर्णय के और उसके ऑर्डर्स में असिस्ट करेंगी।
ये चीजें आर्टिकल्स में वो लिख गए। हमारे शुरुआती संवैधानिक जर्नी में देखें तो जो बिलीव था कि लॉ मेकर्स, चुने हुए लॉ मेकर्स अपनी जनता के विरुद्ध नहीं जाएंगे, ये बिलीव दिखा भी स्वयं जुडिशियल डिसीजंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के डिसीजंस में। 1951 शंकरी प्रसाद जी का जजमेंट, फिर उसके बाद आई है 1967 तक, खासकर सज्जन कुमार। पर फिर आगे चल के सज्जन कुमार जजमेंट से चीज़ें फिर कुछ डिसेंटिंग जजमेंट, जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस मुदरकल साहब के, फिर चीज़ें फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी जाने लगी। गोलकनाथ जजमेंट हो या फिर 67 का जी और 73 का केशवानंद भारती जजमेंट, 1980 मिनर्वा मिल्स, 81 वामन राव और 2007 IR कोयलो जजमेंट। सज्जन कुमार 1965 सॉरी। तो चीज़ें जो हैं, जो चीज़ अलिखित थी, कुछ बेसिक फीचर संविधान के, वो फिर लिखित हुए। जो चीज़ें इम्प्लाइड थी वो एक्सप्लिसिट हुई। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हुआ। जुडिशियल रिवोकेशन भारतीय जजमेंट में बेसिक फीचर स्ट्रक्चर के तौर पर जस्टिस लीजेंडरी जस्टिस HR खन्ना साहब द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया उस बेंच द्वारा। चीफ जस्टिस सीकरी साहब थे उस समय, और उसको अप्लाई भी किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर है वो। और ये चीज़ें जब आई तो अल्टीमेटली ये भी हुआ कि 368 के अंतर्गत जो अमेंडिंग पावर्स है, आप उस हद तक अमेंड नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो जाए। तो इसलिए पार्लियामेंट की पावर लिमिटिंग पावर है, यह स्वयं एक बेसिक स्ट्रक्चर है। चीफ जस्टिस साहब की बेंच, जी हाँ, जस्टिस YB चंद्रचूड़ साहब की बेंच, लिमिटेड पावर जो अमेंडमेंट की है वो स्वयं एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये, लेकिन एक ये स्पेशल पावर है। क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी ही नहीं, अमेंडमेंट के लिए, खास अमेंडमेंट्स के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी और प्लस रेटिफिकेशन भी चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एक व्यापक डिबेट। इसलिए ये लिमिटेड पावर, स्पेशल पावर है पार्लियामेंट की। आज जब भी, आज वैसा समय नहीं है। खैर प्रेसिडेंट रूल इत्यादि तो बहुत थोक के भाव लगने लगे थे, उस ऐसी परिस्थितियाँ थी उस समय देश में, नया नया देश था, चीज़ें थी, बहुत चीज़ें लाइन पे चल रही थी। लेकिन बोमई जजमेंट, ऐतिहासिक बोमई जजमेंट के बाद 90 के दशक के बाद चीज़ें रुकी। तो हर चीज़ का एक समय होता है, गाइडलाइंस कुछ आई, चीज़ें इस संबंध में सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशंस। तो वहीं अब समय ऐसा फील होता है कि इंडिविजुअल और जनरल राइट्स के मध्य जो बैलेंस है, मिनर्वा मिल्स केस का जैसे, वो अब ये जो दल बदल कानून है वहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए, ये बैलेंस। और ये बैलेंसिंग एक्ट कोई और नहीं कर सकता है। जी हाँ,
भारत की सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकती है। आपको एक संवैधानिक संस्था को दूसरी संवैधानिक संस्था को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब कुछ है, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन की किस लिए है भारत का संविधान? जस्टिस के लिए, अल्टीमेटली लोगों के अधिकारों के लिए, चाहे जनरल सेंस में हो चाहे इंडिविजुअल सेंस में हो, जिस भी सेंस में लीजिए और जैसे डिफाइन कीजिए। असीमित काल तक निर्णय को, जस्टिस को टाला नहीं जा सकता। जब 5 साल लाइफ है एक चुनी हुए लेजिस्लेचर्स की, तो आप 5 सालों तक फैसला ही न लें या पूरा सिस्टम पूरा हो जाए, आयु पूरी हो जाए, ये ठीक नहीं, ये अनजस्ट है। पूरा रिस्पेक्ट देते हुए कई बार जज की पोजीशन में, ट्रिब्यूनल की पोजीशन में या स्वयं कमीशन में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर्स स्वयं को पाते हैं। जैसे माननीय स्पीकर का केस, शेड्यूल 10 के तहत ट्रिब्यूनल की शक्तियाँ, जज की शक्तियाँ, पर अल्टीमेटली ऑफ कोर्स जितनी भी कोर्ट्स हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स, अथॉरिटी इत्यादि हैं, जस्टिस की जब बात होगी तो अल्टीमेटली जो फाइनल इंटरप्रिटेटर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और लॉ में जहां भी कमी रह जाएगी, जस्टिस के लिए 142 की असाधारण शक्तियां, अनपैरेलल्ड असीमित शक्तियां, इसका कम प्रयोग होता है। लेकिन आजकल पीपल्स कोड परिस्थितियों में आज मैं ज़्यादा देखता हूँ तो काफ़ी खुश भी होता हूँ 142 शक्तियों में, जिसका जिक्र भी शायद अभी तेलंगाना की एक खास सुनवाई में, स्टेट की एक खास सुनवाई में जस्टिस गवई साहब का। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को सरवाइव करना है, जो बेसिक फीचर है हमारे संविधान का। हम जिन प्रतिनिधियों को, माननीय प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उनकी एक जवाबदेही है हम जनता के प्रति, भारत के संविधान के प्रति। हाँ, उनको सुना जाए, पर्याप्त उनको सुनवाई का मौका हो, उनके अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं, पर ये पूरी तरह से हमारी जनरल राइट्स की कीमत पे नहीं हो सकते। और इस संबंध में जब पार्लियामेंट का टर्म स्वयं लिमिटेड है, उसके बावजूद भी उससे जो एग्जीक्यूटिव उत्पन्न होती है वो स्वयं ऑल पावरफुल है, हमारे संसाधन उसके पास हैं, तो ये डिमांड करता है कि दल बदल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत निर्णय जो हो वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तहत हो। तो हमारे संविधान में भी कई अहम जगह ये मौके हैं। माननीय पार्लियामेंट का सेशन भी, जो सेशन चलते हैं वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, और न जाने कितने बिल पास हो जाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उन बिल पर डिलिब्रेशन होता है, बिल पास होता है, जनरल बिल्स, इतने डिसीजंस वो ले लेते हैं, इतने जजमेंट्स ले लेते हैं हमारे लॉ मेकर्स। कितना समय लगता है? 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, लंबे से लंबे सेशन में, या जो भी हो। ऑर्डिनेंस पास हुआ 6 महीने के अंदर, उसको रेटिफिकेशन होना है,
प्रेसिडेंट रूल लगना है तो भी एक बार में इतना ही लगेगा, उसका भी लेजिस्लेचर के सामने आना है। ये क्यों दिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस तक में? अलग अलग ड्यूरेशंस हैं, 3 से लेकर 6 महीने तक, अलग अलग क्लॉजेस। तो बिल्कुल अब वक्त आ गया है, और कोई केस एकाएक भी नहीं होता है कि ये शुरू से हो जाए। हालिया एग्जाम्पल महाराष्ट्र का बैकड्रॉप में पड़ा हुआ है, जब डिसीजन लिया ही नहीं गया और पूरा समय सीमा निकल गई म्यूचुअल रिस्पेक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में आपस में कि ठीक है वो लेंगे। परंतु अब तेलंगाना की स्थिति उसको प्रेसिडेंट्स की तरह खुलेआम कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। और जब हम जो पॉलिटिशियंस को हम चुन के और जिन पार्टी को समक्ष देखकर, एजेंडे को देखकर, मैनिफेस्टो को देखकर हम जब किसी को चुन रहे हैं और वो पूरी तरह से जब फ्री हो जाएंगे तो फिर उन पॉलिटिशियंस की माननीयों की, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति रह जाएगी, बच जाएगी? वी द पीपुल के प्रति कहाँ रह जाएगी? और वी द पीपुल से बड़ा कौन? वी द पीपुल, वी द पीपुल, भारत का संविधान। इस अकाउंटेबिलिटी को होल्ड होना होगा, और हमारे जो राइट्स हैं, हमारी जनता के राइट्स, इनके लिए एक समय सीमा में कुछ टाइम बाउंड एक्शन, एक समय सीमा निर्धारित होनी ही होगी और होनी चाहिए। छह महीना तो फिर भी बहुत लंबा समय हो जाता है। इलेक्शन तो 1 महीने में हो जाते हैं, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और सब कुछ ये सब होते हुए। यहाँ तो रातों रात माननीय कमिश्नर साहब की नियुक्ति भी हमने देखी है। कम से कम तीन महीने के अंदर तो डिसीजन हो ही जाना चाहिए। इससे ज़्यादा वक्त लगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर पूरा काल जो है 5 साल का, 5% समय बहुत है। 1 साल होगा 20%, 6 महीने होंगे 5%, और भी कम लीजिए, 3 महीने बहुत है शायद, बिल्कुल इतना ड्यूरेशन, एक सदन का ड्यूरेशन से भी शायद अधिक है ये। इसी तरह बिल्स में जब तक कोई बिल एकदम देश की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ना हो, तो भी समय सीमा उसकी होनी चाहिए, रिजर्व की या बताने की या जो भी, ताकि चुनी हुई सरकार अच्छे से फंक्शन कर सके। जिन लोगों ने उनको चुना है उनके प्रति जवाब दे हो सके। सारी शक्तियां हैं, सब कुछ है, सब कुछ संविधान में लिखा भी है। अब इंतजार एक जनता के पर्सपेक्टिव से, एक आम इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से पीपुल्स कोर्ट्स को सोचना होगा और जल्द। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, न किसी के पक्ष में है न किसी के उसमें विरोध में, पर ये चीज़ें होनी
क्योंकि लोग जाने अनजाने आया राम गया राम से परेशान है। जो भी थोड़ा भारत के लोग जो हैं, जो कैसे भी स्थिति में लगे रहें तो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। आज इसमें है, कल उसमें है, इसमें आया है, कैसे चलेगा साहब? कैसे सिस्टम चलेगा? क्रेडिबिलिटी कुछ पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बचनी है, रहनी है, तो एक टाइम फ्रेम, स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अनुसार, और जब हमारे चुने हुई सरकार के पास इतनी सारी पावर्स होती है तो हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वह अनिर्णय की स्थिति की वजह से गलत डायरेक्शन में जाए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। सत्येंद्र वरिष्ठ प्रकार अमरीश कुमार जी को सुना करिए, ज्ञानेश्वर जी को महाराष्ट्र के, जी हाँ वो तो रंगमंच और की दुनिया से भी हैं, लेखक भी हैं। दीपक कुमार जी को उसी शो पे मैं सुनता हूँ। जनादेश चर्चा इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल चर्चा पुराने ज़माने की जो चलता रेडियो पे सुनते आए हैं, वैसे बड़े आराम से सुकून से बड़ी मतलब प्रेम व्यवहार में चलते हुए काफ़ी कटाक्ष हो जाते हैं। जी हाँ, वरिष्ठ प्रकार सतीश के सिंह साहब की बातें बड़ी गौर करने योग्य होती हैं। आप अगर अपोजिट पार्टी को होंगे तो चुभेगी भी, लेकिन निर्णय जो भी बोलते हैं वो बहु उतर जाता है और कहीं ना कहीं चीज़ें वो रिजल्ट में भी दिखती हैं। वही राजन तिवारी साहब की भी एनालिसिस बहुत बढ़िया रहती है। अनिल सिन्हा साहब बेबाक, मानो उम्र की इस पड़ाव में कोई डर ही नहीं है। और अरुण त्रिपाठी जी जिस विजडम, जिस नॉलेज से बोलते हैं। तो वहीं दो और वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब और विनोद खन्ना साहब, जी हाँ, कभी मुकेश कुमार जी के शो पे, कभी आशुतोष की बात पर, शरद उपाध्याय जी की उनकी अलग एक टीम है। जी हाँ, सिद्धार्थ कलहन साहब की और एक उत्कर्ष सिन्हा साहब के साथ। तो और भी वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, डॉक्टर सुनीलम हैं, डॉक्टर गिरीश हैं। कल एक आशुतोष की बात पर, जी हाँ, बीजेपी से एक बढ़िया वक्ता, जी हाँ, सिन्हा साहब थे, सुना बिहार से थे, समी अहमद साहब थे। तो वहीं दीपक शर्मा सो का अलग मतलब एक ट्यून है, अलग चार्म है। वानखड़े साहब, अत्रे साहब को, अभिषेक कुमार साहब को अलग अलग। रवीश कुमार जी को भी सुनते रहिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब अकेले ही सब पे भारी हैं। और सौरव शुक्ल जी को मुबारक, जो उन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड जो एक काफ़ी गंभीर मुद्दा उठाया। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।